नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है चतुर और चाणक्य में। और मैं चाणक्य एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी टीम यानी नूरी और गुग्गू के साथ आपके सामने चतुर और चाणक्य का ये वीडियो लेकर। चर्चा का विषय आप जानते ही हैं, लड़कियों के 2005 से पहले यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और उसके बाद उसमें आए हुए बदलावों की, विमेन के प्रॉपर्टी राइट्स की। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं चतुर और चाणक्य का आज का वीडियो। तो हाँ भाई नूरी, पिछली बार तुमने मुझसे प्रश्न किया था कि बेटियों के, स्त्रियों के पिता की पैतृक संपत्ति में क्या अधिकार है और कोपार्सनर शब्द का क्या अर्थ है। यही प्रश्न थे ना तुम्हारे? जी गुरुजी, प्रश्न तो यही थे। पर उससे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो में आपसे कुछ जानकारी प्राप्त की विमेन के प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, उनकी चर्चा करनी चाहूँगी। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि विमेन की जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनकी शुरुआत 1937 में हिंदू विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 के साथ हुई। और उसमें स्त्रियों को प्रॉपर्टी राइट्स तो दिए गए बट दे वर लिमिटेड इन नेचर। उसके बाद 1956 का समय आया। अब यहाँ से मैं बताऊंगी नूरी। गुरुजी, जब हम विमेन के प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तो हमें उनकी एक संघर्षपूर्ण यात्रा दिखाई देती है, जहाँ पे कि धीरे धीरे विमेन जो थी वो इनइक्वालिटी से इक्वालिटी की तरफ मूव होनी शुरू की। 1956 का समय आते आते 17 जुलाई 1956 को हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लागू हुआ। एंड उसके इनेक्टमेंट के साथ ही विमेन को प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनरशिप का राइट भी दे दिया गया। मींस वो अब प्रॉपर्टी को सेल कर सकती थी, वो अब प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकती थी, वो अब प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकती थी। और मोर ओवर अब उनकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी वहीं वापस नहीं जाने वाली थी कि जहाँ से कि वो उन्हें मिली थी, बल्कि अब वो उनके बच्चों को भी ट्रांसफ़र हो जानी थी। यही मतलब है ना गुरुजी? भाई यहाँ तक तो तुम दोनों को, और आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी पता चल गया होगा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के इनेक्टमेंट से पहले विमेन के प्रॉपर्टी राइट क्या थे और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के इनेक्टमेंट के बाद विमेन के प्रॉपर्टी राइट क्या थे। और अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, ठीक है? तो भाई नूरी का जो पहला प्रश्न है, उसकी पहली जो शंका है कि स्त्रियां जो हैं या बेटियां जो हैं क्या पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकारी थीं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार। तो यहाँ पर दो बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो समझने वाली हैं। पहली ये कि पैतृक संपत्ति क्या है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है, और दूसरा कि पिता की पैतृक संपत्ति में कौन हिस्सेदार है। तो उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में एक आपको शब्द दिया था, एक टर्म दी थी, यानी कि कोपार्सनर। तो अब हम उन्हीं दोनों पे चर्चा करेंगे और उन्हीं दोनों से हमें अपने प्रश्नों का भी उत्तर मिल जाएगा। भाई नूरी और गुगू ध्यान से सुनो। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार वे सभी मेल मेंबर जो किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पैदा हुए हैं, अप टू 4 जनरेशंस, उन सभी को क्या कहा जाएगा? कोपार्सनर कहा जाएगा। ठीक है ना? पर केवल मेल मेंबर्स, और वो अपने जन्म से ही उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोपार्सनर का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। समझी? भाई अब ध्यान से सुनो नूरी और गुग्गू, बिल्कुल इसे ध्यान से समझना। मैं माइथोलॉजी के एक एग्जाम्पल के साथ तुम्हें ये कोपार्सनरी का और कौन कोपार्सनर होगा उसका अर्थ समझाता हूँ। देखो, हम श्री राम भगवान के परिवार को ले लेते हैं।
तो अगर हम लव कुश से शुरू करें तो लव कुश के पिताजी कौन हुए? श्री राम भगवान। श्री राम भगवान के पिता कौन हुए? श्री दशरथ जी। और श्री दशरथ के पिताजी कौन थे? श्री अज। तो श्री अज या राजा अज से अगर हम शुरू कर लें तो लवकुश तक जो 4 पीढ़ियां हो जाएंगी और इन 4 पीढ़ियों में पैदा हुए सभी मेल डिसेंडेंट, सभी मेल मेंबर्स बाय द वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेल को पार्टनर या को पार्टनर होंगे, क्योंकि मेल ही हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग थे जो कि कोपार्टनर थे। समझी? जी गुरुजी, बिल्कुल समझ आ गया कि अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ओनली मेल मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वर कंसिडर्ड को-पार्टनर्स। तो अगर तुम दोनों को नूरी और गुग्गू अगर को पार्टनर शब्द का अर्थ समझ आ गया तो ये भी समझ आ गया होगा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग केवल मेल मेंबर्स ही थे जो अपने जन्म से ही उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में को पार्टनर का दर्जा प्राप्त करते थे। ठीक है ना? तो अब आगे की कथा सुनो। देखो, अब जो को पार्टनर होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो कि मेल मेंबर ही थे, वही वास्तव में उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सेदार थे या वही उस प्रॉपर्टी को इनहेरेंट कर सकते थे। समझी? गुरुजी, इतना तो समझ आ गया कि मेल मेंबर्स जो थे बाय द वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ उनको को-पार्टनरी में हिस्सा मिलता था या दे वर कंसिडर्ड द को-पार्टनर्स। पर अभी आपने जो पिछला वीडियो था उसमें बताया था कि विमेन को प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट ओनरशिप का राइट मिल गया। तो यहाँ पर दो चीज़ें विरोधाभास में नहीं दिखाई देती? कृपया स्पष्ट करेंगे? भाई कोई विरोधाभास नहीं है नूरी, आप ध्यान से सुनो। यहाँ पर पहले जो टर्म समझने की है वो है इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कौन कौन हिस्सेदार है। तो ध्यान से सुनो, उसी माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल पर जाते हैं। फ्रॉम राजा अज टू लवकुश। देखो, राजा अज से जो प्रॉपर्टी लवकुश को मिलेगी, मतलब फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ जनरेशन, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी। और सभी मेल डिसेंडेंट लवकुश तक जो हैं वो by the virtue of their birth will inherit that ancestral property। समझी? अब ध्यान से सुनो, जब हम हिंदू सक्सेशन को समझते हैं ना तो 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, ओल्ड हिंदू लॉ यानी मिताक्षरा। दूसरा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब ओल्ड हिंदू लॉ मिताक्षरा के अकॉर्डिंग जो 2 लेडीज थी जिनको कि जब भी पार्टीशन होगा तो उस पार्टीशन में से प्रिविलेज मिलता था, वो थी एक ग्रैंड मदर और दूसरा मदर। अब जब हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 इंट्रोड्यूस हुआ तो उन्होंने उसमें एक और कैटेगरी जोड़ दी, दैट वाज ऑफ विडो विमेन। ठीक है? अब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बेटियों को इक्वलिटी का राइट देने के लिए या उन्हें इक्वल स्टेटस देने के लिए उन्हें भी इस कैटेगरी में जोड़ दिया गया। मतलब कि जब भी पार्टीशन होगा
तो अब बेटियों को भी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा, पर अब तक भी वो उसमें कोपार्टनर नहीं थी। और जो कोपार्टनर नहीं है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग तक वो पार्टीशन की डिमांड नहीं कर सकता था। समझी? अब ध्यान से सुनो, यहां पर मैं राम भगवान की डायनेस्टी से तुम्हें सारी बात समझाता हूं। देखो, अगर तो बंटवारा हो रहा है राजा अज और लवकुश के बीच में, तो प्रिविलेज किसको मिल जाएगा? दादी को। और अगर कहीं ये बंटवारा राजा दशरथ और लवकुश के बीच में हो रहा है, तो किसको मिलेगा? मदर को। और बंटवारा अगर हो रहा है राम भगवान और लवकुश के बीच में, तो प्रिविलेज मिलेगा किसको? विडो को। अब ध्यान से सुनना, मान लो कि राम भगवान जिनको की प्रॉपर्टी किससे मिली है? राजा अज से प्रॉपर्टी मिली है, और उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ होने की सिचुएशन में अगर शेड्यूल 1 जो है उसमें 9 विमेन की लिस्ट दी गई है और एक मेल जो कि विमेन के थ्रू प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है, अगर वो अपने पीछे इनको छोड़कर गए हैं, तभी हिंदू सक्सेशन एक्ट की जो सेक्शन 8 है वो ऑपरेशन में आएगी। नहीं तो सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा किसके अनुसार हो जाएगा? सर्वाइवरशिप के अनुसार हो जाएगा। समझी? अब मान लेते हैं कि राम भगवान ने ठीक अपनी मृत्यु से पहले पार्टीशन की डिमांड की, तो अब उन्हें इस पार्टीशन से क्या मिलता? देखो, अगर पुराने लॉ के हिसाब से देखें तो एक हिस्सा किसका निकलता? विडो का। एक हिस्सा किसका निकलता? ऑब्वियसली राम भगवान का बनता वहां पे। एक हिस्सा लव का और एक हिस्सा कुश का, क्योंकि वो दोनों क्या है? कोपार्टनर है। अब खुशी को यहां पे कुछ भी नहीं मिला। अब अगर देखें तो प्रॉपर्टी के कितने हिस्से हो गए? 4, और सबको क्या क्या मिला? 1/4 ईच। अब जब भी राम भगवान का जो 1/4 हिस्सा है उसका बंटवारा होगा, तो उसका बंटवारा होते समय हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 8 6 की एक्सप्लेनेशन एंड शेड्यूल 1 को ध्यान में रखकर ही उसका बंटवारा किया जाएगा। समझे? और जो उनका हिस्सा है 1/4 आगे कितने हिस्सों में बटेगा? 4 हिस्सों में, मतलब 1/16 ईच। और वो जो 1/4 हिस्सा था किसके पास? विडो के पास और दोनों बेटों के पास। वो फिर से क्या बन जाएगा? ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। समझी? पर गुरुजी, आपने जैसा कि बताया कि बेटी को यहाँ पर 1/16 हिस्सा मिला, यानी खुशी को यहाँ पे 1/16 हिस्सा प्रॉपर्टी में से मिला, पर क्या ये राइट टू इक्वेलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है? जी हाँ, नूरी का यहाँ पे जो प्रश्न है वो बहुत ही सटीक है। इसी प्रश्न के हल के साथ, इसी शंका के हल के साथ हम कल फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। मैं चाणक्य अपनी टीम यानी नूरी और गूगू के साथ एक बार फिर आपके समक्ष चतुर और चाणक्य लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।